So the next chapter is chapter number 15, which is fraud detecting techniques. ओके इसमें की कंसेप्ट क्या है? फ्रॉड है, इन्वेस्टिगेशन है, डिटेक्शन है, नो योर कस्टमर, मिसकंडक्ट, डिजिटल एविडेंस, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, राइट? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये चैप्टर के बेसिकली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन। उसके बाद अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ फ्रॉड है, अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है, फिर फ्रॉड डिटेक्शन इन मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग जनरल ऑडिट टेक्निक्स सच एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, सैम्पलिंग, इंस्पेक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स है फ्रॉड डिटेक्शन के। देन यू हैव टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स एंड उसके बाद है डेटा माइनिंग टेक्निक्स। तो ये है आपका लेसन का आउटलाइन रफ। उसके बाद हाउ डज दिस लेसन फ्लो, बैकग्राउंड है फ्रॉड डिटेक्टिंग टेक्निक्स का, फिर अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, देन मनी लॉन्ड्रिंग एंड मिसकंडक्ट, फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग जनरल ऑडिट टेक्निक्स, statistical and mathematical techniques in fraud detection, technology based fraud detection techniques. Then you have digital forensic techniques, data mining techniques, willful default, and emerging forensic audit aspects under the IBC of 2016. Okay. अभी ना इन जनरल इस लेसन का फ्लो कैसे है? इस लेसन का फ्लो ऐसे है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करो, फ्रॉड डिटेक्ट करो, राइट? फिर डिटेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स यूज करो। इन जनरल दिस इज द फ्लो ऑफ दिस चैप्टर, राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? हमने देखा रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसेप्शन इंटेंडेड टू रिजल्ट इन फाइनेंशियल और पर्सनल गेन। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब आपको देर इज अ सस्पिशन ऑफ फ्रॉड और यू नो दैट फ्रॉड हैज अकर्ड, बेसिकली यू विल इन्वेस्टिगेट, राइट? इन्वेस्टिगेशन मतलब आप उसकी पड़ताल करेंगे, राइट? कि फ्रॉड हुआ है, नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कब से हो रहा है, कैसे उसको छुपाया गया है, right? How it is concealed, since when it has been happening, since when it has been concealed, what are the techniques that are used in actually perpetrating the fraud. All of this you will investigate, right? And then in the investigation you will detect how the fraud has been perpetrated. So this is the flow. First is begins with kind of a suspicion of fraud, then you will investigate it, and then you will detect it. And in all this you will use different techniques, right? Meaning of investigation, the action of investigating something or someone, फॉर्मल और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और रिसर्च। एक फॉर्मल सा एग्जामिनेशन है कि भाई अपने को जो डाउट है कि इसमें फ्रॉड है तो वो एक्चुअल whether it has been perpetrated or not. Then is detection, when you actually begin your investigation, which is a formal examination आप begin करते हो, तभी आपको if there is a fraud, then probably there are chances that you will detect certain items which actually lead you to the conclusion that the fraud has actually happened. So meaning of detection, the action or process of identifying the presence of something which is concealed. As per the Association of Certified Fraud Examiners, detection is an essential step in fraud investigation because the speed with which fraud is detected can have a substantial impact on the magnitude of fraud. ये हमने even in cyber forensics हमने ये देखा है कि डिटेक्शन जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है. Once you detect it, probably you will take all the measures to arrest it then and there. अगर आप डिटेक्ट लेट करोगे तो प्रोबेबली जो उससे लॉस हो रहा है, जो रेपुटेशनल लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है, जो लॉस है वो ज़्यादा होगा. जितना अर्ली डिटेक्ट होता है फ्रॉड, उतना कम लॉस होता है, या उतना you have that upper hand in actually arresting the loss at that point of time. The Association of Certified Fraud Examiners 22 report to the United Nations time and again demonstrate that 42% of fraud is detected only by way of tip. मतलब टिप की इससे 42% हम फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं. ऑफ दिस 55% ऑफ द टिप्स केम फ्रॉम एम्प्लॉइज. अभी ये समझने लायक चीज़ है कि इन जनरल आपको जो फ्रॉड हो रहा है ना, वो इन जनरल जो इंटरनल लोग हैं, पीपल हु आर इंटरनल, पीपल हु आर क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन, इनका इनके आइडियली उनके कोऑपरेशन के बिना फ्रॉड होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, राइट? सो बेसिकली फ्रॉड से क्लोजेस्ट कौन होगा, तो वो इंटरनल लोग होंगे, आइडियली आपके एम्प्लॉयज़ होंगे
जो with whatever intentions they kind of either help और help the fraud being perpetrated. So इन्होंने यही, इनके रिपोर्ट में इन्होंने यही बताया कि 42% ऑफ द फ्रॉड्स जो डिटेक्शन होता है, जिनको पता है वो आपको बताएंगे ना कि ये हो रहा है. So 42% of it has been employees हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय वे ऑफ टिप, मतलब इंटरनल लोगों ने जो टिप दिया है उससे डिटेक्ट हुआ है, और उसमें से जो मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स the tips have been given by employees because they are internal to the organization. They know what's going on in your organization, right? 18% from customers and 16% from anonymous. Fraud losses are 2 times हायर एट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट हॉटलाइंस. अभी ये हॉटलाइन का कंसेप्ट क्या है, हमने एक्चुअली इसमें भी पढ़ा था. हॉटलाइन इज बेसिकली एन इंफॉर्मेशन चैनल विच इज एनोनिमस. तो अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वो हॉटलाइन यूज करके कोई भी एक ये रजिस्टर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रजिस्टर कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई फ्रॉड हो रहा है. एनोनिमस होने के कारण उसकी आइडेंटिटी तो प्राइवेट ही रहेगी. तो उस हिसाब से एटलीस्ट, एंड द हॉटलाइंस आर जनरली ओन्ड बाय the highest level of authority in the organization, or the highest level of authority gives highest priority to knowing what's coming from the hotline, right? This is very important कि हॉटलाइन से आने वाला इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी के पास जाना ही चाहिए. इफ इट्स नॉट गोइंग देन प्रोबेबली यू आर नॉट यूजिंग द हॉटलाइन टू दी मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब जो उनका इंटेंट है वो साध्य नहीं हो रहा है. तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में हॉटलाइन है तो देर आर 2x हायर चांसेस कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो आप तक रिपोर्ट हो जाएगा. 45% of cases detected by tip with training within a period of 12 months with hotline. अगर हॉटलाइन आप रखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और हर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हॉटलाइंस आजकल है. हॉटलाइंस आर बेसिकली इंफॉर्मेशन चैनल्स विच अलाउ एनोनिमस इंफॉर्मेशन टू बी critical anonymous information to be transported to the highest level of management. Now, what is fraud detection? Fraud detection requires deep understanding of human behavior. Of course, fraud detection मतलब जानकारी होना, right? To know that fraud is happening. Fraud detection is the process of identifying and preventing fraudulent activity in various contexts, including financial transactions, online interactions, insurance claims, and more. Fraud detection also requires deep understanding of human behavior and the ability to identify patterns or anomalies that may indicate fraudulent activity. So basically fraud क्यों होता है, हमने ये जाना है कि fraud होता है greed की वजह से, anger की वजह से, right? What are the basic human emotions of conducting a fraud? There is greed, there is requirement. कोई बहुत गरीब है, पैसों की आवश्यकता है, ग्रीड है, ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं फिर भी और पैसे चाहिए, ग्रीड है. फिर एंगर है कि कोई कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ था या हुआ है, तो उसका जो है उसका बदला लेने के हेतु से तो देयर इज दिस जेलसी और देयर इज एनिमिटी, राइट? ये सारे एंगर, बेसिकली एंगर के ही ये सारे है. तो वो एक इमोशन से भी फ्रॉड किया जाता है. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप समझोगे ह्यूमन इमोशंस को कि भाई फॉर एग्जाम्पल सम एम्प्लॉय हैज बीन टर्मिनेटेड, तो उनमें गुस्सा है, उस गुस्से में वो कुछ कर सकते हैं, राइट? सो देयर इज एंगर. कोई बंदा है जो बहुत गरीब है, घर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, उनके घर में कोई बीमार रहता है, उनको पैसों की आवश्यकता है, सो देयर इज रिक्वायरमेंट, राइट? सो दैट इज अगेन एन इमोशन, राइट? नीड है, उनका बेसिक नीड है जो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, घर पे बहुत पैसों की आवश्यकता है, नहीं दे पा रहे हैं, राइट? सो दैट इज अगेन. सो अगर आप ह्यूमन इमोशंस को पकड़ते हो तो उस हिसाब से आपको इंडिकेटर, जो अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स हम आगे पढ़ेंगे, उनको पकड़ने में आपको आसानी होगी कि देयर इज एन एम्प्लॉय who is very silent, कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सो अगेन इट इज़ अ इंडिकेटर कि ऐसा क्यों है. if he has been a normal person and suddenly the person goes silent, then again it is it anger? Many times anger लोग कैसे व्यक्त करते हैं, कुछ लोग गुस्सा निकाल देते हैं, राइट? दे एक्सप्रेस द एंगर, but there are people who go silent, which is very very risky because they are not communicating, right? So fraud detection also requires a deep understanding of human behavior and the ability to identify patterns or anomalies that indicate fraudulent activity. This may involve analyzing data and behavior over time, identifying changes in behavior or activity that deviate from normal patterns, and conducting investigations to determine. So this may involve analyzing data and behavior over time,
identifying changes in behavior or activity and that deviate from normal patterns and conducting investigations to determine the root cause of suspicious activity. Further, it involves working along with data scientists, scientists, artificial intelligence researchers, blockchain developers and so on. अभी ये फॉरेंसिक ऑडिट है ना, ये हमने साइबर क्राइम में भी यही सेम चीज़ देखी है कि फॉरेंसिक ऑडिट जो है ये नीश प्रकार का ऑडिट है, इसके टूल्स और टेक्निक्स भी अलग है. इवन इफ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑडिट, ऑडिट मतलब चेकिंग, से फॉरेंसिक ऑडिट भी एक प्रकार का चेकिंग ही है. लेकिन इसको जो लगने वाले साधन हैं, जो टूल्स और टेक्निक्स है, इसको जो लगने वाला वर्कफोर्स है, ये काफ़ी अलग वर्कफोर्स है. तो आपको मतलब इफ यू आर अ फाइनेंशियल ऑडिटर, इट इज़ नॉट दैट आप अकेले फॉरेंसिक ऑडिट कर पाओगे. नेसेसरीली फॉरेंसिक ऑडिट के लिए आपको अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोगों की आवश्यकता होगी. वो कौन कौन लोग होंगे? डेटा साइंटिस्ट होंगे, कंप्यूटर साइंटिस्ट होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स होंगे, ब्लॉकचेन डेवलपर्स होंगे, राइट. Now, going to the next topic, what are the early warning indicators of fraud? मतलब क्या कि indicators क्या है? अगर आपको ये चीज़ आपके audit में नज़र आए तो आपको इसको और investigate करना पड़ेगा just to identify whether this is an indicator. Is it that is it actually that the fraud is happening? So unusual financial activity, poor accounting, unusual behavior, unexplained inventory, employee turnover, weak or lack of internal controls, complaints or tips, weakness in IT security, सस्पिशियस ईमेल्स और मैसेजेस. सो ये सारे जो है आपके इंडिकेटर्स है. अनयूजुअल फाइनेंशियल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत, या फिर इन जनरल जो ट्रांजैक्शन फ्लो है वो बहुत एकदम से कम हो गया है, राइट. सो चेंज इन अकाउंट बैलेंसेस, अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो पैटर्न्स, अनएक्सप्लेन्ड ट्रांजैक्शंस, अनएक्सप्लेन्ड लॉसेस, इंक्रीज एक्सपेंसेस, डिक्रीज रेवेन्यूज, ये सारे इंडिकेटर्स है कि कुछ गलत हो सकता है. दीज आर इंडिकेटर्स, दीज आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंस. पुअर अकाउंटिंग और इनकंसिस्टेंट और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन. अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है या फिर डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल सही है लेकिन स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, दिस इज अगेन एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग, विच हैज़ टू बी. सो बेसिकली इंडिकेटर्स को समझिए. इंडिकेटर्स जो है ना, ये सिर्फ इंडिकेटर्स है, मतलब ये आपको बताएंगे कि शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है, आपको उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. अनयूजुअल बिहेवियरल चेंजेस और बिहेवियर और चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ एम्प्लॉय. मतलब प्यून है, बहुत बड़े गाड़ी में आते हैं, राइट. अनएक्सप्लेन्ड मिसमैच है, राइट. इनकम लेवल और जो लाइफस्टाइल है वो अगर मिसमैच है तो उसको आपको हमेशा थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा. Keep an eye or understand from interviewing with key persons if they observed any sudden change in behavior or lifestyle of employees or stakeholders. As per ACFE report, 85% of fraudsters displayed at least one behavioral red flag. That is 39% living beyond their beyond their means, 25% financial difficulties, 20% unusual close relationship with vendors, and 13% unwillingness to share ड्यूटीज. तो ये सारे, अगर ये इंडिकेटर है, अगर कोई बंदा है जो अपनी ड्यूटी शेयर ही नहीं करना चाहता, राइट. जनरली रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होता है, हर एक को हर एक काम करने का अवसर दिया जाता है, लेकिन देयर इज समबडी हु जस्ट डजंट बज फ्रॉम हिज और हर duties. In that case, then you actually this is a red flag that there might be something more to it. अनएक्सप्लेन्ड इन्वेंटरी और रिमूवेबल एसेट शॉर्टेजेस, राइट. अगर इन्वेंटरी का जो लेवल है ये आपके बिजनेस लेवल से कमेंसुरेट नहीं है, इधर ज़्यादा है या फिर कम है, और ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है. एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टिकते ही नहीं है, आते हैं, फ्रॉड करते हैं, चले जाते हैं, राइट. सो इफ द टर्नओवर इज हाई, अगेन it's an indicator that something might not be right. Weak or lack of internal controls, आपके कंट्रोल्स है ही नहीं या फिर इंटरनल कंट्रोल जो बिठाए वो फॉलो ही नहीं किए जा रहे, अगेन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड. उसके बाद है कंप्लेंट्स और टिप्स. अगर कोई कंप्लेंट्स आए हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करना ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है. इट इज बेसिकली और the responsibility of organizer of the company to actually have it checked. उसके बाद है वीकनेस इन आईटी सिक्योरिटी. अगर आईटी सिक्योरिटी ठीक नहीं है या फिर कम है, इट्स नॉट कमेंसरेट विद द लेवल ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस. अगर आपका हाई रिस्क बिजनेस है, आईटी में ही है आप, और आपका हाई रिस्क बिजनेस है, तो आपका जो
कंट्रोल्स है ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. Any weakness in IT security that would allow unauthorized access to sensitive data or transactions. Many entities, in addition to financial audit, also do audit of their systems and network with the help of vulnerability assessment and penetration testing. VAPT बोलते हैं, ये बहुत काफ़ी ज़रूरी है आपके कंपनी के लिए. फिर suspicious emails or messages, if employees receive emails or messages that appear to be from an illegitimate organization, मतलब legitimate नहीं है, तो उनको ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स डिटेक्शन. मनी लॉन्ड्रिंग टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस. अभी 3 स्टेजेस क्या है बेसिकली? प्लेसमेंट है, लेयरिंग है और इंटीग्रेशन है. मतलब इलेजिटिमेट फंड्स को लेजिटिमेट चैनल में पहले प्लेस किया जाता है, उसको लेयर किया जाता है, उसको छुपाया जाता है और फिर उसको लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस के साथ इंटीग्रेट किया जाता है. सो बेसिकली दीज आर द 3 लेयर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यूज्ड बाय द परपिट्रेटर्स. So placement, layering, and integration. The money launderers including drug dealers, fraudsters, tax invaders, and terrorists have many challenges when moving money. So first stage is placement. The challenge is mainly due to dealers deal in hard currency. Placing the cash into the financial system undetected is difficult because the banks are required to file a report with the government for all cash deposits in excess of the threshold limit. ये हमने कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डिस्कस किया था. So basically, because banks have to report, a deposit of cash above a particular threshold, उसको cash transaction report बोलते हैं. So there are two things. There are some CTR cash transaction report and second is STR suspicious transaction report. ये बैंक को RBI को regular intervals पे जो thresholds है उससे ज़्यादा अगर ये transactions होते हैं, cash में transactions होते हैं या फिर suspicious transactions होते हैं, तो हर एक बैंक को वो RBI को रिपोर्ट करना कंपलसरी मैंडेटरी है. According to new rules, PAN and Aadhaar will be required for depositing cash more than threshold limit in a bank or a post office in any one financial year. So ये सारी चीज़ें क्यों की गई है ताकि अगर कैश जो है वो जो फ्रॉडुलेंट या फिर पैरेलल इकोनॉमी का जो कैश है वो अगर मेन लाइन इकोनॉमी में मेन स्ट्रीम में आ रहा है तो ये सारी जो उनके एवेन्यूज है ये इन्होंने क्लोज कर दिए हैं. दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यू हैव द KYC टू डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक. टू सम एक्सटेंट इट इज़ अलाउड इन द सेंस अगर आपका छोटा बिजनेस है जो इन जनरल कैश में ही होता है, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स है या फिर छोटे छोटे बिजनेसेस है जो जनरली कैश में होते हैं, तो उनके लिए अलाउ किया गया है. मतलब दे आर अलाउड टू डिपॉजिट कैश बट यू आर अलाउड टू डिपॉजिट कैश अप टू अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड. उससे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे प्लस इट माइट सो हैपन दैट दे हैव टू बी रिपोर्टेड टू द RBI also. A bank, both private and nationalized bank, has to furnish a cash transaction report to the Financial Intelligence Unit every month, incorporating all transactions over 10 lakh or its equivalent in foreign currency or a series of integrally connected transactions that add up to 10 lakh or its equivalent in foreign currency. तो ये threshold जो है ये 10 lakhs बता रहे हैं ये cash transaction report के लिए. Okay. To avoid their cash deposits from being reported, launderers use a technique known as smurfing. Smurfs, known as mules, are individuals recruited to open bank account and deposit cash in under smaller the threshold. To avoid their cash deposits from being reported, the launderers use a technique known as smurfing. Smurfs, known as mules, are individuals recruited to open bank account and deposit cash in amounts smaller than threshold limits prescribed in their countries. Money launderer can purchase business that deal in cash like restaurants, bars, nightclubs, malls, cinema theaters, and commingle their illegal proceeds with the funds of their business. So basically, they use cash businesses to actually hide money that comes from illegitimate sources. अभी लेयरिंग में क्या करते हैं? Once the proceeds of crime have been successfully injected into the financial system, the next step is layering transactions by moving the proceeds through various banks or financial transactions. Law firms specializing in creating offshore accounts can be used to set up
शेल कंपनीज, ट्रस्ट्स और फाउंडेशंस टू परचेस एसेट्स इंटरनेशनली, राइट। तो अभी एक बार उन्होंने जो इलेजिटिमेट मनी है वो लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में लाया एक बार, तो उसको उनको लेयर करना पड़ेगा। तो लेयरिंग के लिए ये शेल कंपनीज का उपयोग कर सकते हैं। यू नो, एंड देयर आर मेनी मेनी legal experts or law firms which specialize in this illegitimate way of working। वो शेल कंपनीज बनाते हैं या फिर ट्रस्ट बनाते हैं या फाउंडेशन बनाते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे ये कैश को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद करते हैं। Money laundering is a complex process involving the concealment of proceeds of illegal activities by disguising them as legitimate funds। तो ये एक प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन है। Fraud detection techniques can be used to identify suspicious activities that may be indicative of money laundering। So basically fraud detection के टेक्निक्स जो है उनको उपयोग करके आप ये ऐसे वाले ट्रांजैक्शन जो है मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन मतलब आपने एक बार जो मनी लॉन्डर्ड मनी है उसको फाइनेंशियल सिस्टम में लाया, उसको लेयरिंग करके इधर से उधर घुमा के उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे। द लास्ट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज मूविंग द लॉन्डर्ड लेयर्ड मनी into an account that appears to be for a legitimate purpose। Funds can be moved into clean bank account, and explanations such as consulting fee, loan, a dividend via wire transfer from an overseas shell company bank account। अभी टेक्निक्स यूज फॉर मनी फॉर फ्रॉड डिटेक्शन इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब व्हाट आर दी टेक्निक्स दैट वन विल यूज टू आइडेंटिफाई मनी लॉन्ड्रिंग। फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए कैसे आप कौन कौन से टेक्निक यूज करोगे। जैसे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग, ऑफ कोर्स जैसे आपका CTR या STR है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या फिर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है, कंटिन्यूस सर्वेलेंस चलते रहता है, कंटिन्यूस सर्वेलेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Automated software programs to track transactions in real time, analyze patterns, and identify anomalies or unusual। The next is customer due diligence, basically knowing your customer। अगर आप diligently customers के documents रखते हो, उनको basically their identity documents are retained carefully, tracked carefully, it will help you in identifying fraud। Customer due diligence is a process of identifying and verifying the identity of customers, including their source of funds and the purpose of their transactions। This can help in potential money launderers and high risk customers। उसके बाद है नो योर कस्टमर्स। KYC अगर आप ठीक रखोगे तो बेसिकली यू विल आइडेंटिफाई पीपल हु आर केपेबल ऑफ डूइंग फ्रॉड्स। दैट इज द रीजन वाई जनरली बैंक्स KYC procedure is very strict। KYC is similar to customer due diligence but focuses on building more detailed understanding of customers by gathering information about their financial behavior, transaction history and risk profile। मतलब उन अगर लो रिस्क वाला बंदा है और हाई रिस्क वाला काम कर रहा है या फिर हाई रिस्क वाला ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में दिख रहा है, सो आइडियली इट इज अ वेरी बिग रेड फ्लैग इंडिकेटिंग possibility of fraud। KYC is a mandatory process for financial institutions to identify and verify identity of their customers। KYC helps to prevent fraud by ensuring that the customer is legitimate and not involved in any illegal activity। उसके बाद है enhanced due diligence। EDD is a more intensive form of customer due diligence and know your customer, typically used for high risk customers or those with complex transactions। This involves deeper investigation into customers' financial activity, including source of funds, purpose of transaction, and nature of relationship with the financial institution। Risk-based approach involves assessing the level of risk posed by a customer transaction or business and applying appropriate measures to mitigate the risk। This can help financial institutions prioritize their efforts and resources in identifying potential money laundering activities। जो high risk based approach मतलब क्या, जो high risk फंडामेंटल रूल ये है कि जो हाई रिस्क आइटम्स है उनको टाइम और एनर्जी ज़्यादा लगेगी, राइट। यू विल हैव मोर प्रोसेसेस, मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस टू बी फॉलोड व्हाइल यू इन्वेस्टिगेट हाई रिस्क आइटम्स, एंड एज कम्पेयर टू दैट लो रिस्क आइटम्स के लिए आपका जो टाइम एंड एनर्जी है वो थोड़ा सा कम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI and ML। AI and ML algorithms can be used to analyze large volumes of data, identify patterns, and detect suspicious activities over time। Basically, artificial intelligence और machine learning क्या करते हैं, ये बहुत बहुत बड़े बड़े डेटास को एनालाइज करते हैं, उसमें से पैटर्न्स निकालते हैं एंड वो पैटर्न्स को मैच करते हैं एक्चुअल फ्रॉड पैटर्न्स से, राइट।
So if the pattern matches, it means that there is a possibility of a fraud. This can help financial institutions stay ahead of money launderers and adapt to changing fraud patterns. राइट, उसके बाद है सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग, STR, जो हमने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के बारे में जो बात की थी. Financial institutions should monitor customer accounts for any suspicious activity, such as sudden large deposit, unusual transactions, or multiple transactions in the same to the same destination. This can help to detect potential money laundering activities. Suspicious account activity reporting is a process of reporting suspicious transactions to relevant authorities such as the law enforcement or regulatory bodies. This can help to identify and investigate potential money laundering activities and prevent further criminal activity. उसके बाद है लिंक एनालिसिस. लिंक एनालिसिस मतलब क्या, जब आप एक आध चीज पढ़ते हो और जैसे लिंक लग एक के बाद दूसरा, एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी हो रही है, सो एक लिंक लगती जा रही है, राइट. तो इफ यू एनालाइज देन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट इट्स द एंटायर sequence of events that actually perpetrated the fraud. So link analysis is a very effective technique for identifying the internal indirect link. When conducting a money laundering probe, link analysis is useful to track the placement, layering, and integration of money as it moves around unexpected sources. It helps to uncover indirect relationships, including those that are connected through मेज ऑफ सब्सिडरीज. मतलब अगर आप लिंक बिठाते जाओगे ना, तो इन जनरल अगर कोई शेल कंपनी है या फिर डमी कंपनी है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. शेल कंपनी अगर कोई हो, शेल कंपनी मतलब जो कंपनी एक्चुअल बिजनेस नहीं करती, सिर्फ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है या फिर कुछ कंसील करने के लिए वो कंपनी बनाई गई है. It can also help to detect a shell company. The forensic auditor could link between varieties of entities that commonly share an address. So basically एक ही एड्रेस पे अगर मल्टीपल कंपनीज है, तो वो इंडिकेटर है कि शायद यहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया होगा. राइट. हाउ टू डिटेक्ट शेल कंपनीज. शेल कंपनीज मतलब क्या है, कंपनी बना देते हैं लेकिन उसका कोई जेन्युइन बिजनेस नहीं है, राइट. वो सिर्फ एक ऑन पेपर कंपनी है, कुछ छुपाने के लिए, आइदर आपके ट्रांजैक्शंस छुपाने के लिए या फिर आपके इलेजिटिमेट एसेट्स छुपाने के लिए बनाई गई कंपनी है. So how to detect shell companies using link analysis? It has been observed that most of the money laundering involves use of shell companies for doing any money laundering. Detection of it involves examining the relationship between entities and identifying suspicious patterns. So identify the entity, पहले तो वो entity को identify करो, collect data, relevant data को collect करो, build a chart. Chart building से क्या होगा, आपको exactly जो flow है या फिर जो सीक्वेंस है ये ध्यान में आएगा. एनालाइज द चार्ट बनाने के बाद उसको एनालाइज करो, उसको जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है या फिर एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ, उसको मैच करो विद व्हाट यू आर सीइंग ऑन द चार्ट एंड व्हाट एक्चुअली इट इज एज पर व्हाट यू आर अवेयर. इन दोनों को कंपेयर करो. देन यू हैव इन्वेस्टिगेट फर्दर. रिस्क असेसमेंट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड कंडक्ट रिस्क असेसमेंट. ये हमने बात की है कि सब जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन है इसको रिस्क बेस्ड ही करना पड़ेगा. फिर वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग है. अगर जैसे बड़े बड़े जो क्राइम वाले ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वॉच लिस्ट निकलती है, राइट. इंटरपोल है, अपनी पुलिस है, अदर गवर्नमेंट की पुलिस है, उनका वॉच लिस्ट रहता है. वॉच लिस्ट मीनिंग द पीपल होम यू नीड टू वॉच फॉर in relation to conduct of fraud. So watch list screening involves comparing customer names against the government and international list of known criminals, terrorists, and periodically exposed persons. This helps to identify high risk customers and transactions and prevent money laundering activities. ये बहुत important step था. उसके बाद है data analytics. Enable financial institutions can use data analytics to identify patterns and trends in customer transactions, enabling them to identify potential money laundering activities. Overall, fraud detection techniques in money laundering require a combination of technical and human expertise and regulatory framework to be effective in detecting and preventing criminal activities. So the next topic is misappropriation, asset misappropriation. Misappropriation का मतलब क्या है? Appropriate चीज़ों के लिए जो यूज नहीं होता है उसको इन जनरल misappropriation कहते हैं. मतलब जो गलत चीज़ के लिए यूज कर रहे हो आप, assets फॉर एग्जाम्पल कैश है, गलत चीज़ के लिए अगर यूज कर रहे हो तो वो misappropriate कर रहे हो, राइट. So asset misappropriation is a fraudulent conduct,
राइट, वो फ्रॉड के दायरे में आता है. डेटा एनालिसिस हेल्प्स टू डिटेक्ट फ्रॉड स्पेशली इन बिगर ऑर्गेनाइजेशंस with many employees, customers, vendors, and due to a large amount of data, manual forensic audit is impractical. Forensic audit in general जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है वहाँ पे आप मैनुअल टेक्निक्स यूज करके ऑडिट नहीं कर सकते. Right, inserting ghost or fictitious employees in the payroll register, one of the are those who does not actually work in the entity. Detecting fraudulent payments and siphoning of funds can be detected with data analysis to cover ghost employees. अभी घोस्ट एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, यहाँ पर जो उन्होंने असेट मिसअप्रोप्रिएशन के बारे में बात की है, बेसिकली दे आर employees who do not exist, who are not legitimate, who are not actual employees of the company, लेकिन उनको इंसर्ट किया गया है, उनको पेमेंट्स जाते हैं, राइट, और वो मे बी किसी अलग मीन्स से फिर से कंपनी में आते होंगे, राइट. सो पेमेंट्स आर मेड एज इफ सैलरी इज पेड बट इट इज रिटर्न्ड इन सम अदर फॉर्मेट. तो इसको आप ट्रैक कैसे करोगे? टेस्ट दैट कैन हेल्प अनरावल फिक्टिशियस एम्प्लॉयज. चेक वेदर मल्टीपल एम्प्लॉयज आर यूजिंग द सेम बैंक अकाउंट. ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बैंक अकाउंट अलग अलग एम्प्लॉयज का हो, या फिर एम्प्लॉयज यूजिंग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, या फिर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैविंग द सेम होम एड्रेस, राइट. ये सारे रूटीन चेक्स है जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है. उसके बाद एम्प्लॉयज स्टिल ऑन द पेरोल इवन आफ्टर रेजिग्नेशन के बाद वो पेरोल पे होने का कोई मकसद नहीं है. देन हेड काउंट एनालिसिस डिपार्टमेंट वाइज. जो डिपार्टमेंट्स में स्मॉलर हेड काउंट होना चाहिए, वहाँ पे अगर बहुत बड़ा हेड काउंट है तो इट्स एन इंडिकेटर दैट समथिंग इज नॉट करेक्ट. उसके बाद अभी इन्होंने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात की. विद द हेल्प ऑफ आइडिया डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, टेस्ट फॉर एम्प्लॉयज विद सेम एड्रेस कैन बी मेड एज अ प्रोसेस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन. में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया है जो बड़ा डेटा एनालाइज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है. उसके बाद का टॉपिक है फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग जनरल ऑडिट टेक्निक्स. अभी इन जनरल, अभी ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए. जब आप एक नॉर्मल ऑडिट कर रहे हो, सो कंपनीज एक्ट सेक्शन 447 आपको, आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोई भी ऑडिटर हो, आप इंटरनल ऑडिटर हो, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप कॉस्ट ऑडिटर हो, या फिर आप सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, आप कोई भी ऑडिटर हो अपॉइंटेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, आपकी जिम्मेदारी है अंडर सेक्शन 447 की अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट. ये आपकी बेसिक जिम्मेदारी है. सो नाउ इफ दैट इज द केस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई फ्रॉड यूजिंग जनरल ऑडिट टेक्निक्स? अभी आप नॉर्मल ऑडिट के लिए फॉरेंसिक ऑडिट के टेक्निक्स तो यूज नहीं करोगे, तो नॉर्मल ऑडिट करते समय आप नॉर्मल ऑडिट के टेक्निक्स यूज करोगे. अभी वो नॉर्मल टेक्निक्स यूज करके आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है? सो दे आर सेइंग जनरल ऑडिट टेक्निक्स यूज टू detect fraud. The responsibilities of external auditor as they relate to fraud detection are clearly defined. अभी ये 447 तो है ही, इसके अलावा international standard on auditing ISA 240, the auditor's responsibilities relating to fraud in an internal relating to fraud of an audit of financial statements. The auditor is responsible The auditor is responsible for maintaining professional skepticism throughout the audit, considering the potential for management override of controls, recognizing the fact that audit procedures that are effective for detecting error may not be effective for detecting fraud. मतलब आप नॉर्मल ऑडिट, जब आप नॉर्मल ऑडिट करते हो ना, तभी आपका इन्वेस्टिगेटिव वाला मेंटालिटी नहीं रहता, तो आप नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स लेके आप फ्रॉड का इंडिकेशन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? द रिक्वायरमेंट्स इन दिस आर डिजाइन टू असिस्ट the auditor in identifying and assessing the risks of material misstatement due to fraud, and in designing procedures to detect misstatement, right. Some of the general audit techniques कौन से? जनरल टेक्निक्स कौन से जो यूज करके आपको फ्रॉड आइडेंटिफाई हो सकता है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स है. दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड एनोमलीज दैट मे इंडिकेट फ्रॉड. उसके बाद है इंक्वायरी है. पूछताछ करने से आपको पता चले, डायरेक्टली थोड़ी होगा, मतलब डायरेक्टली आप नहीं पूछोगे whether there is fraud, but inquiry in the sense when you actually have interviews which have indirect but pointed questions, उससे आपको इंडिकेशन मिल सकता है कि यहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम है या फिर शायद कोई गड़बड़ है. लाइक मेनी एम्प्लॉयज का टर्नओवर बहुत हाई है, तो आप जब थोड़ा सा बात करोगे कि ओके ऐसा क्यों होता है कि एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में टर्नओवर ज़्यादा है, राइट.
तो यू विल काइंड ऑफ लिंक द डॉट्स करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ शायद सही नहीं हो रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, फिजिकली ऑब्जर्व कंपनीज ऑपरेशंस। ऑब्जर्वेशन से भी पता चलता है कि अरे यहाँ पे दे आर नॉट डूइंग इट द राइट वे, राइट। री परफॉर्मेंस है, जैसे ऑलरेडी कुछ उन्होंने प्रोसीजर्स कर रखे हैं, उसको आप री परफॉर्म करोगे और फिर आपके रिजल्ट्स जब आप कंपेयर करोगे तब पता चलेगा कि शायद यहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही है, राइट। सैम्पलिंग है, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ ट्रांजैक्शन लेके आपको पता चलेगा कि शायद थिंग्स आर नॉट राइट, राइट। ये इंडिकेटर होगा, इसके इंडिकेटर के बाद आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, राइट। फिर इंस्पेक्शन है। Inspection, this involves examining records and documents such as invoices, receipts, contracts, and bank statements. Inspect यानी again it's type of investigation. आप inspect करोगे कि documents में कुछ आपको अगर indicators मिल रहे हैं. In addition to the above mentioned general audit techniques, auditors can also use specialized audit procedures to detect fraud, such as data analytics and forensic accounting techniques. The key to effective fraud detection is to be vigilant and thorough in gathering and evaluating audit evidence. आपको बहुत vigilant होना पड़ेगा, thorough होना पड़ेगा in audit, in gathering of evidence, right? उसके बाद है statistical and mathematical techniques in fraud detection. Statistical and mathematical techniques play a crucial role in fraud detection techniques, as they enable financial institutions to identify and analyze large volumes of data to detect potential fraud patterns. उसके बाद इन्होंने बेनफोर्ड्स लॉ के बारे में बात की है. What is बेनफोर्ड्स लॉ? Benford's law provides that the distribution of digits in a multi-digital natural number is not random, but it follows a pattern which can be predicted. The goal of Benford's law is to identify fictitious numbers when creating false documentation or transactions to cover tracks by fraudsters. अभी इसमें इन जनरल उन्होंने कहा है कि जो smaller digits है, in a population of naturally occurring multi-digit numbers, the multi-digit numbers beginning with 1, 2 or 3 must appear more frequently than multi-digit numbers beginning with from 4 to 9. Benford law cannot be applied for not natural numbers like employee IDs, telephone numbers, and are designed systematically to convey information that restricts the natural nature of the number, right? यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. यहाँ पे नो विल क्विकली अंडरस्टैंड. से फॉर एग्जाम्पल बेसिकली आप क्या करोगे, इन बेनफोर्ड लॉ अप्लाई कैसे होता है. तो बेसिकली यू विल टेक द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उसमें जो आप उसका जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, अकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो छोटे नंबर्स का फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करोगे. वो फ्रीक्वेंसी को आप बेनफोर्ड की फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करोगे और उसका जो वरायंस है वो निकालोगे. एनी वरायंस विच इज हाई, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हायर साइड पे है, जैसे अभी इन्होंने ये एग्जांपल में देयर इज 2.9 एंड 2.6 विच इज ऑन द हायर साइड, द वरायंस इज ऑन द हायर साइड, एक प्लस है एक माइनस है. So basically those transactions you will check in detail. The forensic team should focus on transactions having huge variance, since error or fraud is expected applying Benford's law. This will help to detect whether fraud or error has happened in the entity. So basically ये indicator है, आपको इसको और गहराई में चेक करना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट टेक्निक है रिग्रेशन एनालिसिस. व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? रिग्रेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक that examines the relationship between two or more variables in fraud detection. Regression analysis can be used to identify relationships between variables, such as correlation between high risk customers and suspicious transactions. So basically correlation पे काम करता है regression, right? For example, if regression model indicates that claims of a certain type and location are usually of a specific range or amount. मतलब ये अभी इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं. अगर एक आध क्लेम डिजीज ए है, उसका क्लेम अगर से 50,000 तक आता है और यू कम अक्रॉस अ क्लेम ऑफ डिजीज ए विच इज 50 lakhs, राइट? तो ये ऑफ रेंज है. आइडियली जनरली जो 50,000 तक का क्लेम होना चाहिए वो 50 लाख का अगर क्लेम है, तो आइडियली इट इज an indicator of something wrong, right? You will actually investigate it, you will have it investigated further. And a claimant suddenly files a claim outside the range, it may indicate fraudulent activity. Additionally, the regression model can be used to compare the characteristics of these suspicious claims with post-fraud cases to determine if they are similar or not.
फिर है क्लस्टर एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस मतलब क्या? क्लस्टर इज बेसिकली, क्लस्टर का मीनिंग होता है ग्रुप, राइट? सो क्लस्टर एनालिसिस इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट ग्रुप्स सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर। सो अगर डिसिमिलर है तो वो क्लस्टर के बाहर आएगा, और उस ट्रांजैक्शन को आप ज़्यादा गहराई में चेक करोगे। So, for instance, if cluster of transactions identified that occurred at unusual locations and times with higher than average transaction amount, it may indicate fraudulent activity. For example, use of credit card है, आप जनरली इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, एंड सडनली आपके क्रेडिट कार्ड पे अगर ओवरसीज कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो आइडियली जनरली इट इज फ्लैग्ड एंड इट विल नॉट गो थ्रू बिकॉज इट इज नॉट द ट्रेंड दैट दैट पर्टिकुलर कार्ड is used overseas. Additionally, the cluster analysis can be used to compare the characteristics of these suspicious clusters with post-fraud cases to determine if they are similar or not. मतलब एक बार वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुआ कि ओके ये ओवरसीज ट्रांजैक्शन है, तो उसको कंपेयर किया जाएगा उससे सिमिलर केसेस में, राइट? कि ओके दिस कस्टमर डज नॉट यूज दिस पर्टिकुलर कार्ड एट country B, so it will be flagged off, the transaction will not go through, right? फिर है डिसीजन ट्रीज। Decision trees are a machine learning technique used to classify data points based on set of rules. In fraud detection, decision trees can be used to classify transactions or customers as high or low risk based on specific criteria. Right. So basically, they're used to classify, whether it is a specific fraudulent activity or not. Neural networks are a machine learning technique used to identify patterns in data. In fraud detection, neural networks can be used to identify unusual transaction or patterns of high risk customers. फिर है एनोमली डिटेक्शन। एनोमली इज बेसिकली ऑफ, अगर आपका नॉर्मल पैटर्न से जो हट के होगा उसको एनोमली में डिटेक्ट किया जाएगा। एनोमली डिटेक्शन इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स in data. In fraud detection, anomaly detection can be used to identify unusual transaction patterns or customer behavior. जो usual से हट के होगा वो एक्चुअली ये पैटर्न में आइडेंटिफाई होगा। टू गुड टू बी ट्रू वाले जो ट्रांजैक्शंस है वो भी इसमें आइडेंटिफाई होंगे। सो टू गुड टू बी ट्रू गिव्स अ वेरी गुड क्लू इन एनोमली डिटेक्शन। उसके बाद है क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स आर अ मशीन लर्निंग टेक्निक दैट ग्रुप्स डेटा पॉइंट्स together based on similar characteristics. In fraud detection, clustering programs can be used to identify groups of high risk customers or transactions based on specific criteria. अभी उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। GMM K means clustering can be used for fraud detection with the help of software tools, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग होता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक्स अभी कौन से है, अलग अलग है ये। डेटा एनालिटिक्स है, फिर मशीन लर्निंग है। सो डेटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व्स यूज ऑफ एल्गोरिदम्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल्स टू एनालाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा and identify patterns and anomalies and outliers that may indicate fraud. So basically these techniques help you identify, that's the first step. आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको इन्वेस्टिगेट करके क्लोज करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन में आइदर वो इट माइट इंडिकेट अ फ्रॉड और इट माइट नॉट इंडिकेट अ फ्रॉड, लेकिन ये सब कुछ करते समय आप जो भी फर्दर प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दिखाता है कि आपने ड्यू प्रोफेशनल केयर लिया था, आपने यू आइडेंटिफाइड थिंग्स, यू इन्वेस्टिगेटेड देम एंड देन यू क्लोज देम। उसके बाद है मशीन लर्निंग। सो प्रैक्टिकली इसमें कैसे होता है, अगर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, तो आप रेकमेंड कर सकते हो कि इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। Machine learning is a subset of artificial intelligence. Machine learning involves use of algorithms to analyze historical data, learn from it, so that the system can automatically detect and prevent a fraud in real time. So basically machine learning बहुत important है और बहुत useful है, because it learns on its own and it helps you identify those patterns which are indicative of a fraud. Fraud detection machine learning algorithm using logistic regression. Logistic regression is a supervised learning technique that is used when the decision is categorical. It means that the result will either be fraud or non-fraud if a transaction occurs. उसके बाद है फ्रॉड डिटेक्शन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूजिंग डिसीजन ट्री।
डिसीजन ट्री के बारे में हमने पहले भी बात की थी. डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स इन फ्रॉड डिटेक्शन आर यूज्ड where there is a need to for the classification of unusual activities in a transaction from an unauthorized user. This algorithm consists of constraints that are trained on the dataset for classifying fraud transactions. उसके बाद है फ्रॉड डिटेक्शन मशीन लर्निंग algorithm using neural network. Neural network similar to brain. Neural networks is a concept inspired by working of a human brain. Neural networks in deep learning uses different types or different layers for computation. Neural networks uses cognitive computing that helps in building machine capabilities of using self-learning algorithms that involve the use of data mining, pattern recognition, and natural language processing. It is trained on a data set, passing it through different layers several times. राइट, ये रही बात मशीन लर्निंग की. उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Artificial intelligence involves use of machine learning algorithms and other advanced technologies to analyze data, detect patterns, and identify potential fraud. उसके बाद बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन है. Biometrics authentication involves use of physical characteristics such as fingerprints, iris scan, or facial recognition to verify and identify individuals and prevent fraud. Basically, जो हमारा attendance marking system, easiest example जो हम thumb करके अपना attendance mark करते हैं, that's also biometric authentication. Basically, it is very niche to a particular human being. This technology is increasingly used in various industries to prevent identity fraud. Basically, identifies a particular person, right? So, identity fraud को रोकने में काफी मदद होती है. Behavioral analysis है. Behavioral analysis involves monitoring user behavior to identify patterns of behavior that may indicate fraudulent activity. This can involve analyzing user login patterns, transaction histories, and other behavioral data. Behavioral analytics involves the analysis of user behavior to detect patterns that may indicate fraudulent activities. उसके बाद है रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग. देन इज डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन. वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस. उसके बाद है डेटा माइनिंग टेक्निक्स. डेटा माइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आजकल हम इतना सारा डेटा यूज करते हैं ना, millions and millions, trillions and trillions of data that you are using. So वो मैन्युअली उसको चेक करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है. तो उसको माइनिंग करने में, मतलब बेसिकली टू query that data and get trends or information which is useful to your assignment is very very important. इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है. So data mining techniques, these are used to analyze large amounts of data for identifying hidden patterns and correlationships that may indicate fraudulent activities. This approach is commonly used in insurance industry to detect fraudulent claims. This can include analyzing transaction histories, user behavior, and other relevant data points. उसके बाद है डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन. डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर accessing online services or making online transactions. उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है. ये भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट records of transactions, making it more difficult for fraudsters to alter or manipulate data. Right? That's the niche, that's the biggest strength of blockchain कि इसको alter करना बहुत मुश्किल होता है. टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं. जनरली हम द where do we use it, in general, अगर आप कोई भी बैंक का पासवर्ड चेंज करने जाए तो इन जनरल वो आपको दो पासवर्ड, दो ओटीपी पूछते हैं, राइट? वन दैट कम्स ऑन योर मोबाइल एंड वन दैट कम्स ऑन योर ईमेल. सो दिस इज लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. एक से ज़्यादा चीज़ आपको पूछी जाती है जो बेसिकली वही इंडिविजुअल के पास मिलने की पॉसिबिलिटी है. So two-factor authentication requires the users to provide two different types of authentication, such as a password and a one-time password and a one-time code sent to their phone to access an account. This can help prevent unauthorized access and identity theft. उसके बाद का कंसेप्ट है डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स. डिजिटल फॉरेंसिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा in a way that is admissible as evidence in the court of law.
So whenever there is foreign, the word forensic, you have to know that there is the report will be presented in the court of law as evidence. This involves retrieving data from computers, mobile net devices, and other digital storage media to support legal cases. उसके बाद है digital evidence. So basically information and evidence can be obtained from servers. Digital evidence मतलब basically evidence which is in digital format. In simple words, information and evidence can be obtained from servers, workstations, laptops, removable storage devices, media, mobile phones, and other handheld devices. The process of capturing data in such a secure manner is known as acquisition or imaging. It is achieved by capturing through a write protection device with a very low level copy of the contents and of the media. This once process allows the investigator a view of contents on the computer, including those areas that are not normally be visible to the user. This is also known as forensic image. The two tools most commonly used for processing and examination of a forensic image are EnCase, produced by Guidance Software, and a Forensic Toolkit (FTK), produced by Access Data. These allow the investigator to view the content of images, conduct searches, and potentially retrieve hidden and deleted data. Okay. देन यू हैव डेटा माइनिंग टेक्निक्स फॉर फ्रॉड डिटेक्शन. कौन कौन से अलग अलग टेक्निक्स है? एक है एनोमली डिटेक्शन, हमने पहले बात की थी. क्लस्टरिंग है, डिसीजन ट्रीज है, फिर न्यूरल नेटवर्क्स है. टेक्स्ट माइनिंग है. Text mining involves analyzing unstructured text data such as emails और chat logs. उसके बाद association rules और link analysis है. ये थोड़ा सा important concept है. Link analysis जो है, association rules are used to identify relationships between different variables. In fraud detection, association rules can be used to identify patterns of behavior that are commonly associated with fraudulent activity. Link analysis का मतलब क्या है? आप जब overall you link things, like you identify the sequence of things and then you study it. Basically, that's called link analysis. It is the most important in any fraudulent activity. उसके बाद वाला कंसेप्ट जो है ये रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 है. So willful defaults and emerging forensic audit aspects under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The term willful default refers to deliberate and intentional act of non-repayment of a loan or debt by a borrower despite having the ability and means to pay. मतलब borrower के पास ability and means to pay है, फिर भी वो pay नहीं कर रहा है. That is actually a willful default, and willful default is very serious and has very serious consequences under the IPC 2016. If the insolvency resolution professional finds that the borrower has committed a willful default, the borrower may be barred from participating in the insolvency resolution process. The insolvency resolution professional may also recommend criminal proceedings against the borrower and its management for fraud or other offences. So, willful default means conscious and deliberate non-payment of dues by the corporate debtor. Conscious and deliberate, ये intent बहुत important है to identify willful default. Default का मतलब क्या है? पैसे ना देना. और willful का मतलब क्या है? जानबूझ कर ना देना, right? In simple words. सो अगर कोई डेटर जानबूझकर पैसे रिपे नहीं कर रहा है तो उसको विलफुल डिफॉल्ट मानेंगे, और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट आर वेरी सीरियस. Willful default means conscious and deliberate non-payment of dues by the corporate debtor despite having adequate means to pay, or the diversion of funds for purposes other than for which the loan was availed, or siphoning of funds so that it appears that the corporate debtor has become financially incapable of repaying loan. मतलब पैसे लेकर उसको जिस चीज के लिए लोन दिया गया था उसके लिए यूज ना करना is also willful default. मतलब in the ambit of willful default. और siphoning of funds मतलब actually चोरी करना to actually portray that you are incapable of returning the money. Under the Insolvency and Bankruptcy Code, willful default is a serious offence, and the IPC provides for stringent provisions for defaulting borrowers who have acted willfully.
If a borrower is found to have acted willfully, the IBC empowers the creditor to initiate insolvency proceedings. Willful default पे proceedings initiate करने की मुभा दी गई है against the borrower. The willful defaulter is not eligible for any concessions or exemption, and the resolution process would be conducted without any moratorium or stay on legal proceedings. The willful defaulter may also face criminal proceedings which could result in imprisonment, fine or both. So willful default के जो consequences है IBC के अंदर बहुत ज़्यादा serious है. फिर emerging, what are the emerging areas? अभी ये इसमें forensic audit की काफ़ी help हो सकती है. So emerging forensic audit aspects under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Forensic audit plays a crucial role in detecting and investigating frauds, irregularities, and non-compliances in insolvency and bankruptcy cases under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. उसमें कहाँ कहाँ आप फॉरेंसिक ऑडिट यूज कर सकते हो. प्री इंसॉल्वेंसी फॉरेंसिक ऑडिट होता है. Conducting a pre-insolvency forensic audit of the debtor's financial statements and records can help identify potential frauds, non-compliances, and irregularities that could impact the insolvency process. This can help RP and committee of creditors in making informed decisions during the resolution process. So ये pre-insolvency आप करा सकते हो. उसके बाद investigation of preferential transactions. Forensic audit helps in investigate preferential transactions. मतलब एक giving preference to a particular creditor at the cost of others. So वो preferential transactions में आएगा. Preferential transactions, which are transactions made by the debtor with related parties or other creditors to give them an unfair advantage over the others. Forensic audit can help identify such transactions and recommend actions to be taken to recover the assets involved. उसके बाद है undisclosed assets, identification of undisclosed assets. Forensic audit can help identify undisclosed assets of the debtor which could be used to repay the creditors. This could include assets that were intentionally hidden by the debtor or those that were disclosed due to negligence or oversight. उसके बाद है proof-a transactions. What are proof-a transactions? They are proof-a transactions refer to preferential, undervalued, fraudulent, and or extortionate transactions that are made by a debtor before initiation of the insolvency proceedings under IBC 2016. इसका जो टाइम पीरियड है, जो पुफे ट्रांजैक्शन है, वो बेसिकली आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है, इसका जो कंसेप्ट है वो समझ लीजिए. पुफे ट्रांजैक्शंस का बेसिकली आपका जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है वो चालू होने के 2 साल पहले तक अगर आपने कोई पुफे ट्रांजैक्शन किया होगा. पुफे का मतलब क्या है? Preferential, PUFE, right? So preferential, then you have undervalued, fraudulent, extortionate. ये 4 टाइप का अगर कोई ट्रांजैक्शन आपने 2 साल पहले के पीरियड में किया होगा, so basically as a owner of the company you knew कि ये ठीक नहीं है, कंपनी ठीक से चल नहीं रहा है और ये इंसॉल्वेंसी में जा सकता है. So 2 साल पहले से आपको ये पता था और 2 साल पहले तक अगर आपने कोई भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन किया हो पैसे निकालने के हेतु से, प्रेफरेंशियल है या फिर अंडरवैल्यूड है या फिर फ्रॉडुलेंट है या फिर एक्सटॉर्शनेट है, ऐसे कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन अगर आपने 2 साल पहले तक किया होगा तो उसको रेजोल्यूशन प्रोसेस में उसको आप निगेट कर सकते हो, राइट? हाउ डज दैट हैपन? If the RP identifies any PUFE transactions, they are required to make an application to the National Company Law Tribunal, NCLT को apply करेंगे to declare such transactions void. उनको void घोषित किया जाएगा. Once a transaction is declared void, the property or asset involved in that transaction is deemed to be vested to the debtor and becomes a part of the assets ऑफ द डेटर्स इस्टेट. तो 2 साल पहले तक अगर आपने ऐसा कोई टाइप का ट्रांजैक्शन किया होगा तो आरपी कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी टू डिक्लेयर द ट्रांजैक्शन एज वॉइड, और जो भी एसेट आपने वो ट्रांजैक्शन के अंतर्गत ट्रांसफर किया होगा उसको वापस से आपके एसेट्स में लाया जाएगा एंड देन दैट विल बी अवेलेबल फॉर द रेजोल्यूशन प्रोसेस. So IBC defines various types of PUFE transactions. PUFE is what? Preferential, undervalued, fraudulent, or
extortionate, right? So preferential transactions क्या है? These are transactions made by debtor to prefer one creditor over the other. These transactions can be avoided if they are within 2 years. ये जो 2 years का time period है, ये common है in all 4 types of transactions. 2 years preceding the insolvency commencement date and the creditor had a reasonable knowledge of the debtor's financial position. ये हुआ preferential transaction. Undervalued क्या है? Undervalued transaction under section 45 है. These are transactions made by the debtor at a significantly lower value than the fair market value of the property or assets involved. These transactions can be voided if they were made within 2 years preceding the insolvency commencement date. उसके बाद है fraudulent transactions. Again these transactions are carried out by the debtor with an intention to defraud creditors or any other person. These transactions can be avoided if they were made within 2 years preceding the insolvency commencement date. उसके बाद है आपके एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन, मतलब अंडर वैल्यू का ऑपोजिट है एक्सटॉर्शनेट, मतलब एक्सेसिव प्राइस. These are transactions made by the debtor at an excessive price or amount in comparison to the prevailing market rates. These transactions can be avoided if they were made within 2 years preceding the insolvency commencement date. Detection of fraudulent transaction. Forensic audit is involved when there are several entities or huge transactions involved showing results, showing assets stripping or fund diversion, round tripping and fraud observed. Forensic audit runs beyond 2 years. ये जो 2 साल का लिमिट है ना, ये आईबीसी में दिया गया है, लेकिन अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट करने लेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 साल तक का हो, वो मोर देन 2 years ही होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर विल बी इनिशियल ईयर्स में भी आपने कुछ कांड किए रहेंगे जो विच लेड यू टू इंसॉल्वेंसी, राइट? सो ये जो 2 साल का लिमिट है ये फॉरेंसिक ऑडिट को अप्लाई नहीं करता. फॉरेंसिक ऑडिट कैन हेल्प डिटेक्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस made by the debtor, including those made to siphon off funds, inflate revenues or assets, or misrepresent financial statements. Such transactions can be investigated and reported to the Committee of Creditors and the NCLT. Right? Investigation of potential wrongdoing by promoters. So forensic audit can also help investigate potential wrongdoing by promoters of the debtor company, including mismanagement, diversion of funds and other fraudulent activities that have led to the insolvency and bankruptcy of the company. So basically this is how you can use forensic audit in transactions involved in IBC 2016. Thank you.